स्वागत है आपका एसईएस ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। तो आइए हम लोग वापस से जुड़ते हैं कक्षा 12वीं विषय राजनीति विज्ञान के लघुत्तरीय प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला में। आज जो है हम सिर्फ 61 नंबर से लघुत्तरीय प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। इससे पहले हमने 60 नंबर तक पढ़ा चुका, जो आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो आइए पढ़ाई को प्रारंभ करते हैं। हमारा जो सवाल है कि कांग्रेस विरोधावाद क्या है। विरोध मतलब क्या होता है? विरोध मतलब होता है के खिलाफ, वाद मतलब क्या होता है? भावना। मतलब कांग्रेस के खिलाफ भावना क्या है? तो कांग्रेस के खिलाफ भावना क्या होगा? तो कांग्रेस सरकार के विरोध में जो आवाज उठेगा तो वो क्या कहलाएगा? कांग्रेस विरोधावाद कहलाएगा। उदाहरण के लिए देखिएगा कि बीजेपी की सरकार में जो अभी नरेंद्र मोदी के सुप्रीमो हैं, वह कांग्रेस सरकार का विरोध करके ही सत्ता को प्राप्त की। मतलब वो कांग्रेस का समर्थन नहीं की, बल्कि कांग्रेस के खिलाफ में भावना रखी और उसको सत्ता प्राप्त करने में मदद हुआ। तो कांग्रेस विरोधावाद हम उसी भावना को कहते हैं जिसमें हम कांग्रेस सरकार के प्रति जो है उसके विपरीत भावना को रखते हैं। चलिए हमारा अगला सवाल को देखते हैं। हमारा अगला सवाल है जल प्रदूषण क्या है? ध्यान दीजिएगा। सवाल है जल प्रदूषण। जल में अवांछनीय पदार्थों का मिलना। इससे पहले मैंने वायु प्रदूषण में बताया था कि हवा में अवांछनीय पदार्थों का मिलना। अवांछना मतलब नहीं, वांछना मतलब चाहना, मतलब जो हम नहीं चाहते यदि वो पानी में मिल गया तो हमारा क्या कहलाएगा? जल प्रदूषण कहलाएगा। लिखे हैं कि शुद्ध जल से अवांछित पदार्थों का जो अपमिश्रण होता है उसी को हम लोग जल प्रदूषण कहते हैं। और प्रदूषित जल यदि तुम पियोगे तो बच्चा विभिन्न प्रकार का रोग से तुम ग्रसित हो जाओगे। और जो जल जनित रोग है, मतलब जो जल से जन्मा हुआ रोग है, वो है हैजा, पेचिस और हेपेटाइटिस, टाइफाइड इत्यादि, जो मानव, पशु, पक्षी और पर्यावरण के लिए क्या है? काफी नुकसानदायक है। इसीलिए हमको जल को क्या करना चाहिए? संरक्षण करके, यानी कि सहेज करके उनका जो है रखना चाहिए, प्रदूषित नहीं करना चाहिए। लिखे हैं बच्चा कि पंचशील पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो या सन 1954 ईस्वी में भारत और चीन में जो संधि हुआ था उसकी क्या विशेषता थी? तो बच्चा एक बात तो क्लियर हो गया कि पंचशील समझौता कब हुआ था? 1954 में। और किसके किसके बीच हुआ था? भारत और चीन के बीच में। ध्यान रखिएगा, ये दो ऑब्जेक्टिव आपका यहां से बन करके निकल रहा है। चलिए हम लोग इसका उत्तर को जानते हैं, पंचशील समझौता को पढ़ने का प्रयास करते हैं। लिखे हैं बच्चा कि पंचशील जो है चीन के क्षेत्र, तिब्बत और भारत के बीच व्यापार और आपसी संबंध को लेकर एक समझौता हुआ था, जो 29 अगस्त 1954 ईस्वी को उस समय के जो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे चाओ एन लाई के बीच में ना, चीन की राजधानी बीजिंग में हुआ था। तो यहाँ काफी सारा ऑब्जेक्टिव हो गया जो आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। कि आपको पूछेगा कि पंचशील समझौता में भारत के किस प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया? तो जवाब हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। सवाल आएगा कि पंचशील समझौता में चीन के किस प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया? तो जवाब हो जाएगा चाओ एन लाई, जवाब हो जाएगा। और अगला जो हमारा सवाल होगा वो सवाल होगा कि पंचशील समझौता कहां हुआ था? तो चीन की राजधानी बीजिंग में हुआ था। और कब हुआ था? तो 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। इस समझौते के बाद ही हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगे। तो किस समझौता के बाद हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा था? वो है क्या? तो पंचशील का समझौता। बच्चा इसको ध्यान में रखेंगे, यहां से कई सारा ऑब्जेक्टिव आपको एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलेगा। और हमारा जो समझौते के तहत क्या था कि एक दूसरे की अखंडता, अ मतलब नहीं, खंड मतलब तोड़ना, मतलब एक दूसरे को तोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। संप्रभुता, सम मतलब बराबर, प्रभु मतलब दबदबा, मतलब एक दूसरे के दबदबा, एक दूसरे के रुतबे का आदर करेंगे, एक दूसरे का अपमान नहीं करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? दूसरा पॉइंट है कि एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। भारत बोला डन, पहला समझौता डन हो गया कि एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का आदर करेंगे। दूसरा कहा एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, भारत शांति प्रिय देश है, भारत ने मान गया। तीसरा पॉइंट है कि एक दूसरे का जो घरेलू मामला होगा ना उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। भारत बोला अच्छी बात है, हम भी आपके घरेलू मामले में दखल नहीं देंगे, आप भी नहीं दीजिएगा। तो और हमारा चौथा बात क्या था कि समानता के लिए और परस्पर, मतलब एक दूसरे के लाभ के लिए संबंध को बनाए रखेंगे। मतलब हमारे यहाँ जो है वो चीन ले लेगा, चीन के यहाँ जो है हम ले लेंगे। तो भारत में भाई विशेष था क्या? हम लोग अधिकांश चीनी सामान को यूज कर रहे थे, चीन अवसरवादी था। और अगला क्या था कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को रखेंगे, मतलब अपने अपने अस्तित्व में रहेंगे, एक दूसरे के सीमा का उल्लंघन नहीं करेंगे।
अगला देखिए, अगला सवाल क्या है हमारा? अगला सवाल है हमारा, भारत ने किस चुनाव प्रणाली को अपनाया? भारत ने किस चुनाव प्रणाली को अपनाया? जवाब है कि भारत ने सार्वभौमिक, सार मतलब सभी, भूमिक मतलब भूमिका, मतलब भारत में जो इलेक्शन होता है वो सभी का भूमिका होता है। जो लोग 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके होते हैं वो हमारे मतदाता कहलाते हैं, उसकी भूमिका होती है। लिखे हैं कि इसके अंतर्गत देश के 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके सभी नागरिक को बिना किसी प्रकार के भेदभाव के अपने प्रतिनिधि, प्रति मतलब के बदले में, निधि मतलब हित में, मतलब उसके हित में जो लोग खड़े हैं उनको चुनाव में लोकसभा तथा विधानसभा के लिए उसको चुनते हैं और जो केंद्र और राज्य में सरकार का गठन करते हैं। तो हमारे यहाँ किस प्रकार की चुनाव प्रणाली है? सार्वभौमिक चुनाव प्रणाली है, अर्थात इसमें सभी की भूमिका होती है। अगला सवाल हमारा है कि रंग भेद क्या है? ध्यान दीजिएगा कि रंग भेद नस्ल आधारित, मतलब नस्ल के आधार पर जो भेदभाव होता है उसी को बच्चा हम लोग रंग भेद कहते हैं। कि कहता है इसका यह जो है क्या है, यह निकृष्टम मतलब सबसे घिनौना रूप है और यह मानवता और लोकतंत्र का विरोधी है, क्योंकि आप किसी से भी नफरत करेंगे तो आपको बदले में भी नफरत ही मिलेगा। लिखें उदाहरण के लिए दक्षिण अफ्रीका में नेशनल पार्टी की सरकार द्वारा सन 1948 ईस्वी में कानून बनाकर काले और गोरे लोग जो थे उनको अलग अलग निवास करने का प्रणाली लागू किया गया, लेकिन बाद में क्या किया, इसमें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका इसमें क्या करता है, इसमें हस्तक्षेप करता है। और ये 1954 ईस्वी में यदि बात करिएगा कि 1954 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका की जो रंग भेद का जो समर्थन करने वाला सरकार था उसके विरुद्ध क्या करता है, राजनीतिक प्रतिबंध को लगा देता है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। हमारा बच्चा जो अगला सवाल है वो है जन आंदोलन किसे कहते हैं? तो बच्चा इसको समझिएगा ध्यानपूर्वक, यह भी सवाल काफी महत्वपूर्ण सवाल है, देखना है हम सभी को। लिखे हैं बच्चा कि ऐसे आंदोलन जो दलगत राजनीति मतलब किसी दल का नहीं हो, ना आरजेडी का हो, ना बीजेपी का हो, ना कांग्रेस का हो, ना जेडीयू का हो, उससे दूर होकर जो आम जनता के हित में चलाया जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि जन आंदोलन कहते हैं। जैसे चिपको आंदोलन किसी दल से संबंधित है, ताड़ी विरोधी आंदोलन किसी दल से संबंधित नहीं था। तो यह सवाल भी काफी बार पूछता है। और हमारा जो अगला सवाल है वो है नर्मदा बचाओ आंदोलन के पक्ष में भी बताना है और विपक्ष में भी बताना है। जो पक्ष वाला जो नर्मदा बचाओ आंदोलन के पक्ष में था वो क्या कह रहा था और जो इसके खिलाफ में था वो क्या कह रहा था, दोनों का तर्क देखिएगा। लिखे हैं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के पक्ष में जो तर्क दिया गया, पहला तर्क है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का विरोध करने वाला जो लोग था उनका कहना था, यानी कि जो लोग नर्मदा बचाओ आंदोलन का विरोध कर रहा था बांध बनाने का, उसका कहना था बांध यदि बन गया ना तो गुजरात का एक बहुत बड़ा हिस्सा सहित 3 पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में पानी, सिंचाई और विद्युत उत्पादन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकेगी और कृषि का जो उपज के क्षेत्र में भी काफी इससे वृद्धि होगी, ऐसा उन लोगों का मानना था। अगला देखते हैं दूसरा जो हमारा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है यदि बांध का निर्माण होगा तो 245 गांव में बाढ़ और सूखा का जो चपेट है न, इससे लोगों को क्या मिलेगा, मुक्ति मिलेगा। जो लोग पक्ष में था वो लोग ये ऐसा कह रहा था और जो लोग विपक्ष में था उन लोगों का तर्क को सुनिएगा। वो लोग कहते थे यदि बांध का निर्माण होगा ना तो 245 गांव डूबने का खतरा है न, और लगभग 2.5 लाख से अधिक लोग का अपना घर बार छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस क्षेत्र के अंतर्गत तकरीबन 2.5 लाख लोग निवास करते हैं। और हमारा जो दूसरा पॉइंट था वो था कि नर्मदा के जल की धारा को मोड़ने से तबाही उत्पन्न हो सकता है। जिस तरह आपने कोसी का धारा देखा होगा कि मोड़ा गया तो कितना तबाही किया, तो तबाही हो सकता है इससे और पर्यावरण पर काफी गहरा प्रभाव भी पड़ेगा। तो ये था हमारा नर्मदा बचाओ के पक्ष में 2 तर्क और 2 था विपक्ष में। अगला देखिएगा हमारा जो अगला सवाल है वो है तीसरी दुनिया। तीसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं? देखिए तीसरी दुनिया का तात्पर्य ऐसा राष्ट्र अथवा संगठन जो किसी भी गुट में नहीं है, वो हर गुट से वो अलग है और किसी भी गुट या राष्ट्र के कार्य की सराहना या निंदा आंख बंद के नहीं करता है। मतलब वो जब तक सही फैक्ट को नहीं समझता तब तो वो कुछ नहीं बोलता है और वो अपना बिना सोचे समझे किसी का ना तो समर्थन करता है ना तो विरोध करता है या किसी युद्ध में शामिल भी नहीं होता। उसी को हम कहते हैं तीसरी दुनिया। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये पूछता तनाव शैथिल्य क्या है, कई बार पूछा जाता है कि तनाव शैथिल्य, तनाव शैथिल्य, शैथिल्य मतलब क्या होता है, स्थिरता। तनाव के बाद जो स्थिरता आती है उसको तनाव शैथिल्य कहते हैं। आसान भाषा में तनावपूर्ण स्थिति में जब धीरे धीरे सुधार हो और युद्ध की उत्तेजना और टकराव का वातावरण आ जाए, लगे कि नहीं अब युद्ध होवे करेगा, लेकिन बाद में उसमें स्थिरता आ जाता है, मतलब वो शांत हो जाता है, उसको हम लोग तनाव शैथिल्य कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए ना पुलवामा हत्याकांड हुआ था, हम लोग पाकिस्तान को पकड़ के तुम दबोचिए देंगे,
हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय, हर युवा, हर बुजुर्ग को ऐसा लग रहा था कि हम लोग पाकिस्तान को देख ही लेते हैं अब की बार, आर या पार होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं हुआ। बाद में उसमें अस्थिरता आ गई। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तनाव शिथिल। नहीं, लिखे हैं कि उदाहरण के लिए दूसरे विश्व युद्ध के बाद 2 महाशक्ति यदि बात करिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में क्या हुआ? तगड़ा हुआ। लगा कि क्या लगा? तीसरा विश्व युद्ध होगा, लेकिन ऐसा हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का हमारा क्या हो गया? विघटन हो गया। जंगल में 2 शेर था, एक मर गया, बात खत्म हो गया, शांति आ गया अपने आप में। हमारा जो अगला जो सवाल है, देखिएगा यह भी सवाल काफी महत्वपूर्ण सवाल है कि ग्लासनोस्त और पेरेस्त्रिका से आप क्या समझते हैं? देखिए, ग्लासनोस्त और पेरेस्त्रिका का अर्थ क्या होता है कि पुनर्गठन, मतलब फिर से गठन, निर्माण और खुलापन, मतलब बाहरी देशों को ये आग्रह देना कि आइए आप हमारे यहाँ आके व्यापार करिए, हमारे यहाँ आके आप उत्पाद लगे, ताकि हमारा क्या होगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, आय बढ़ेगा, और जो है सोवियत संघ का नए सिरे से निर्माण करना। लेकिन 23 अप्रैल 1985 ईस्वी को रूस के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे, नाम थे मिखाइल गोर्बाचोव, उन्होंने क्या किया? सोवियत साम्यवादी दल की जो केंद्रीय समिति के जो पूर्ण अधिवेशन में 2 महत्वपूर्ण विचार, एक था पुनर्गठन और दूसरा था खुलापन की नीति की अवधारणा को प्रस्तुत किया, रखा, और उसी को हम लोग ग्लासनोस्त और पेरेस्त्रिका के रूप में जानते हैं। इसी के बाद क्या हुआ था कि सोवियत संघ का विघटन हो गया था। इस तरह से हम लोग 70 नंबर तक लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तरों को समझ चुके हैं। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।